गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलाइड के गुणधर्म और कोलाइड के बारे में। इससे पहले बच्चों मैंने आपको सस्पेंशन के बारे में बताया था। ठीक है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड कैसा मिश्रण होता है बच्चों? एक विषमांगी मिश्रण होता है। मैंने कोलाइड के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था और ये बताया था कि कोलाइड जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन यानी कि विलयन और सस्पेंशन यानी कि निलंबन के मध्य रखा जाता है। इसमें कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 10 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 100 नैनोमीटर से कम। ओके, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक पृथक रूप से आंखों से नहीं दिखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, मतलब कि टिंडल इफेक्ट बच्चों, है ना। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तरल बैठते नहीं है, अर्थात ये स्थायी नहीं होते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। उसको हम कहते हैं ब्राउनिंग गति, ब्राउनिंग मोशन। ओके, ये छनन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते बच्चों। ये कण ऐसे होते हैं कि आप इनको फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते। आप इनको छानोगे तो ये फिल्टर पेपर के आर पार चले जाएंगे। ठीक है, कोलाइड विलयन परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक एक परिक्षेपित कण है जो कि कोलाइड के रूप में रहता है, प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं तथा वह घटक जिसमें परिक्षेपित प्रवस्था निलंबित रहती है उससे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के परिक्षेपित प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहले बच्चों हम देखते हैं परिक्षेपण प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है। देखो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था विलयन के बारे में। ठीक है, जो हमारा विलयन था वो दो चीजों से मिलकर बना था। विलेय प्लस विलायक, है ना बच्चों। विलेय प्लस विलायक, ये हमने पढ़ा था कि जो विलयन था वो दो चीजों से मिलके बना था, विलेय प्लस विलायक, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कोलाइड के बारे में। जो कोलाइड है आपका, कोलाइड में जो दो चीजों से मिलके बना होता है, प्रक्षेपित प्रवस्था प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, प्रक्षेपण माध्यम। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक, उसी तरीके से कोलाइड भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रक्षेपण प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। विलयन में हमने देखा था जिसकी मात्रा कम होगी उसको हमने कहा था विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको कहा था विलायक। सेम सिचुएशन यहाँ पर है कोलाइड में। जिसकी मात्रा कम होगी उसको कहेंगे प्रक्षेपण प्रवस्था, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको कहेंगे प्रक्षेपण माध्यम। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि धूल के कण, उदाहरण अगर हम देखें तो बच्चों धूल के कण, है ना। धूल के कण जो है हवा में फैले हुए हैं, तो यहाँ पे प्रक्षेपण प्रवस्था तो हो गई। प्रक्षेपण प्रवस्था क्या हो गई आपकी? प्रक्षेपण प्रवस्था हो जाती है बच्चों धूल के कण। और जो प्रक्षेपण माध्यम है, प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा? प्रक्षेपण माध्यम आपका हो जाएगा हवा। प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम आपका हो जाएगा बच्चों हवा या फिर वायु हम कहें तो, है ना। हवा या फिर वायु अगर हम कहें तो। ठीक है, तो धूल के कण प्रक्षेपण प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम हो गया आपका हवा। भाई धूल के कण जो है उनकी मात्रा कम है और हवा की मात्रा जो है वो ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो धूल के कण तो हो गए प्रक्षेपण प्रवस्था और जो हवा हो गई वो है हमारा प्रक्षेपण माध्यम। क्लियर है? आगे चलते हैं एक बार।
ओके, तो प्रक्षेपण व्यवस्था प्रक्षेपण माध्यम समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, हम कोलाइट की टेबल की स्टडी करते हैं। जो कोलाइट की टेबल थी मैंने कहा था ये मैं आपको सिखाऊंगा। देखो बच्चों, सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तरफ लिखना है द्रव ठोस गैस, द्रव ठोस गैस, द्रव ठोस गैस। फिर प्रक्षेपण माध्यम में लिखना है गैस गैस, द्रव द्रव, द्रव ठोस ठोस ठोस। ठीक है, पहले द्रव ठोस गैस, फिर द्रव ठोस गैस, फिर द्रव ठोस, फिर गैस गैस, द्रव द्रव द्रव, ठोस ठोस ठोस। ठीक है, ये प्रक्षेपण व्यवस्था, फिर प्रक्षेपण माध्यम, और फिर उसके प्रकार, और फिर उसके उदाहरण। ठीक है, इस तरीके से हमारी टेबल बनेगी। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट करोगे कि गैस को गैस में मिक्स नहीं करते। कभी भी प्रक्षेपण प्रवस्था गैस और प्रक्षेपण माध्यम गैस, दोनों गैस गैस नहीं हो सकते। वो इसलिए बच्चों क्योंकि जब हम गैस को गैस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास में होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। होमोजीनियस यानी कि सामान्य मिश्रण बन जाता है। ठीक है, जबकि हमारा जो कोलाइड है वो एक कैसा तंत्र है, वो एक विषमांगी तंत्र है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि गैस में कभी गैस मिक्स करने पर कोलाइड नहीं बनता है। ठीक है, ओके बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बच्चों, द्रव को गैस में मिलाया। किस में मिलाया, द्रव को गैस में। जब द्रव गैस में मिलता है तो इसको हम कहते हैं बच्चों एरोसोल। एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, प्रक्षेपण माध्यम अगर कहीं पर भी गैस हो तो उसके आगे आपको एरोसोल लिखना है। प्रक्षेपण माध्यम आपका क्या हो, गैस हो, तो उसके आगे आपको एरोसोल लिख देना है। ठीक है, द्रव को गैस में मिलाया, यहाँ पे प्रक्षेपण माध्यम मेरा गैस है तो मैंने क्या लिख दिया, एरोसोल। उदाहरण होगा इसका कोहरा, बादल और कुहासा। कोहरा यानी कि आप देखोगे सुबह सुबह जो कोहरा होता है उसमें छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं। बादल जो होता है उसमें छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है और वह हवा के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कोहरा, बादल और कुहासा। ठोस, ठोस को गैस में। जब प्रक्षेपण व्यवस्था मेरी ठोस है, प्रक्षेपण माध्यम मेरा गैस है, तो इसको बच्चों हम कहते हैं एरोसोल। मैंने कहा कि प्रक्षेपण व्यवस्था आपकी गैस आ जाएगी तो उसको आप क्या कहोगे, एरोसोल। ओके, बस यहाँ पे जो प्रक्षेपण माध्यम है वो ठोस हो जाएगा। इसके उदाहरण होंगे धुआं, स्वचालित वाहन का निथारा हुआ शेविंग एग्जॉस्ट, जो हमारी गाड़ियों से धुआं वगैरह निकलता है बच्चों, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो धुआं वगैरह इसके उदाहरण है। ठीक है, अब धुएं में आप देखोगे कार्बन के कण होते हैं छोटे छोटे, जो कि हवा में यहाँ से वहां तैरते रहते हैं। गैस को द्रव में मिलाने पर क्या बनता है बच्चों, फोम। ठीक है, जब आप गैस को द्रव में मिलाओगे तो क्या बनेगा, फोम। ठीक है, जैसे कि शेविंग क्रीम इसका उदाहरण है। द्रव को द्रव में मिलाने पर क्या बनेगा बच्चों, इमल्शन। द्रव को द्रव में मिलाओगे तो इमल्शन बनेगा, है ना। इमल्शन मतलब जैसे कि तेल में आपने पानी मिला दिया तो तेल तेल आपको अलग दिखेगा, पानी पानी अलग दिखेगा, दोनों मिलते नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के जो विलयन होते हैं जिसमें द्रव द्रव में मिला हुआ होता है और जो आपस में मिलते नहीं है उनको हम कहते हैं इमल्शन। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें दूध की, तो दूध में छोटी छोटी फैट की ड्रॉपलेट्स होती हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, इमल्शन है। ठोस द्रव सोल। ठीक है, ठोस द्रव सोल में क्या होगा, ठोस को जब आप द्रव में मिलाओगे तो क्या बनेगा बच्चों, सोल। ठीक है, इसका उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़ वगैरह। गैस को ठोस में मिलाओगे तो क्या बनेगा बच्चों, फोम। ये वाला फोम है सॉफ्ट फोम, ये वाला फोम है हार्ड फोम। ठीक है, जो आपका गैस से ठोस में बना है वो तो है हार्ड फोम, और जो गैस से द्रव में बना है बच्चों वो है आपका सॉफ्ट फोम। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। इसके उदाहरण है फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस आदि। द्रव को ठोस में मिलाओगे तो जेल बनेगा। जेल के उदाहरण होते हैं पनीर, मक्खन, घी आदि। ठोस को ठोस में मिलाओगे तो ठोस सोल बन जाएगा। इसके उदाहरण है रंगीन रत्न, जो आपकी अंगूठियों में रत्न लगते हैं बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पन्ना, हीरा, मोती। ठीक है, वो सारे के सारे इसके उदाहरण है। और दूध या कांच, ये एक तरह का कांच आता है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। चलो आगे चलते हैं। ओके बच्चों, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण आपका अगला टॉपिक है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण मतलब कि जो मिश्रण होते हैं, हमने पढ़ा कि मिश्रण दो तरीके के होते हैं, सामांगी और विषमांगी। हमारी प्रकृति में बहुत सी चीजें बच्चों क्या होता है कि मिश्रण की फॉर्म में मिलती है, हमें उसे अलग करना पड़ता है शुद्ध करने के लिए। जैसे कि अगर हम लोहे की बात करें तो लोहा कैसे मिलता है हमें,
मिश्रित फॉर्म में मिलता है ना, उसे हमें बनाना पड़ता है अलग अलग करके प्योर लोहा, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें किसी और चीज की, तो नमक जो होता है हमारा सॉल्ट, ठीक है, वो नमक बच्चों देखो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज होती है ना। उसे प्योर फॉर्म में लाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, हमें कई बार उसका प्योरिफिकेशन कराना पड़ता है, तब जाके हमारे पास जो नमक होता है वो बनता है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पदार्थों का मिश्रण से अलग करते हैं, और ये जो विधियां होती हैं जो कि इन पदार्थों को अलग करने के काम में ली जाती हैं, इनको हम कहते हैं पृथक्करण की विधियां। इनको क्या कहते हैं बच्चों? पृथक्करण की विधियां, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है आपकी कि भाई किस तरीके से तो ये बनते हैं और क्या होता है पृथक्करण की विधियां। इसमें बच्चों पृथक्करण की विधियों में हम लोग पढ़ेंगे, देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले है आपकी वाष्पीकरण, ठीक है। दूसरी विधि है आपकी अणु अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण हम करते हैं, इसको कहते हैं हम बच्चों पृथक्करण कीप, है ना। हाँ, इसको कहते हैं हम पृथक्करण कीप, ठीक है। तो ये पृथक्करण कीप खास तरह की होती है, इसके बारे में बताऊंगा। फिर है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बाद में बच्चों आएगा हमारा टीएलसी। टीएलसी मतलब कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आएगी। उसके बाद में बच्चों आएगा हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसके बाद में लास्ट हमारा आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके बच्चों, तो इन सब विधियों के बारे में हमें पढ़ना है। इसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। थैंक यू बेटा। आज की क्लास ओवर होती है।